हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो। ये है हमारा फोर्थ और इसमें हम आपको बताएंगे अंश प्रति मिलियन या फिर पार्ट पर मिलियन। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का ये चौथा पार्ट है और इसमें हम आपको बताएंगे अंश प्रति मिलियन या फिर पार्ट पर मिलियन। क्या होता है पार्ट पर मिलियन? सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सब जो प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं उनको आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप समझ भी पा रहे होंगे मेरी बात। और कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको मुझे लग रहा है कि कोई समस्या भी हो रही है, तो वो दोबारा उसको देखें। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें या फिर मुझे बताएं, मैं उनकी उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चेहरे पर स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं। पार्ट पर मिलियन, देखिए इसमें दिया है किसी बिलियन के 1 मिलियन। एक बात जानिए, 1 मिलियन बराबर होता है 10 द पावर 6। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 लाख। ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहा जाता है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहा जाता है। 10 लाख ग्राम का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि 10 लाख ग्राम में जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है? प्रति 10 लाख ग्राम की मैं बात कर रहा हूं, 1 लाख ग्राम की नहीं, या फिर 1 ग्राम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 10 लाख ग्राम की। 10 लाख ग्राम का मतलब क्या हुआ कि अगर वो सांद्रता कोई भी विलेय 10 लाख ग्राम में उपस्थित है तो उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे पीपीएम से। और पीपीएम बराबर क्या होता है? 10 द पावर 6 यानी 10 लाख। इसको हम मिलियन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है पीपीएम में सांद्रता का, वो होता है पीपीएम में सांद्रता बराबर, थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं इसे, पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान यहां पर ये दोनों चीजें आपकी होंगी ग्राम में, यानी जो विलेय का द्रव्यमान होगा वो भी ग्राम में होगा और जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो भी ग्राम में होगा। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 द पावर 6 से, क्योंकि 10 द पावर 6 बराबर क्या होता है? 10 लाख। और हमें पता करना है कि 10 लाख ग्राम में विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है। तो ये हो गया पीपीएम का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें आप कमेंट करिए, मैं दोबारा आपको समझाता हूं, ठीक है। पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। हटाओ इसे और थोड़ा स्माइल करो भैया, चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाओ ताकि मैं भी तुम्हारे उद्योग में देखकर मुस्कुराऊं। गाना सुना ना। आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? एग्जाम्पल हमारा है 9.6 इंटू 10 द पावर -3 ग्राम O2। 9.6 इंटू 10 द पावर -3 ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में। प्रति किलोग्राम में समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में घुली है। O2 की सांद्रता O2 की सांद्रता
पीपीएम में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए? O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। जो विलेय का द्रव्यमान है वो आपका दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। विलेय का द्रव्यमान दिया है 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। और जो विलयन का द्रव्यमान है विलयन का द्रव्यमान वो आपका दिया हुआ है किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और इस 1000 ग्राम को लिखा जा सकता है 10⁻3। अब लगाते हैं फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। तो फार्मूला क्या होता है पीपीएम का? पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ये भी किसमें होगा आपका? ग्राम में, इंटू 10⁻6। ये हमारा किसका फार्मूला है? पीपीएम का। ठीक है, अब देखिए विलेय का जो द्रव्यमान है हमें दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻6। विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो हमको ज्ञात करना है, तो वो हमारे क्या निकल रखा है 10⁻3 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। -3 है। अगर इस -3 को मैं इधर सॉल्व करके देता हूं आपको, अगर इस -3 को मैं नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 9.6 और इसको इधर मल्टीप्लाई करा दूं इंटू 10⁻6 अपान ये कितना है 10⁻6, और इसको नीचे लाऊंगा तो ये भी हो जाएगा इंटू 10⁻3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 9.6 इंटू 9.6 इंटू 10⁻6 अपान 10⁻6। 10⁻6 से 10⁻6 हो गया हमारा कैंसिल। इसका आंसर कितना आ गया? 9.6 ppm। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। एग्जाम्पल क्या था कि 9.6 ग्राम 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम O2 प्रति किलोग्राम में घुली हुई है। O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ppm का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान हमको दिया हुआ था 9.6 इंटू 10⁻6। विलयन का जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ था 1000 ग्राम, यानी हमको ज्ञात करना था किलोग्राम में। किसमें ज्ञात करना था? किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁻6। जो विलेय का द्रव्यमान है वो है 9.6 इंटू 10⁻³ अपान 10⁻3 इंटू 10⁻6। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस 10⁻3 को मैं नीचे ले आऊं तो 10⁻3 नीचे है, इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूं 10⁻6। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये भी हो गया 10⁻6। तो 10⁻6 से 10⁻6 जब कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 9.6। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक क्या है? मोलरता। दो चीजें हैं, एक है मोलरता और एक है मोललता। मोललता में आपको ध्यान ये रखना है कि यहां ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट की जाती है मोलरता। किससे? कैपिटल एम। यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस बार 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी
इकाई है जो ताप से अप्रभावित रहती है, मतलब जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बार 2023 में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया था। बाकी इस लेसन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा ही। जैसे ही लेसन का एंड होता है मैं आपको तुरंत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं हमारे एनसीईआरटी के उन्हें करवाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए पूरे मनोयोग के साथ। हम भी चाहते हैं कि हम आप तक पहुँचें और आप ये कोशिश करिए कि आप भी हमारी बातों को सुने समझें और मुझ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बाकी हम ये आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ ही रहे होंगे, ठीक है मोलरता। मोलरता क्या होती है? विलेन के प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर में कितना हजार ml हो जाएगा? 1000 ml। प्रति लीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। प्रति लीटर का मतलब हुआ, जैसे 1 लीटर मैंने बोला तो 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 1000 ml। यानी 1000 ml में 1 लीटर मतलब क्या हो गया? 1000 ml में विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? मोलरता। अब बात आती है मोल क्या होते हैं। यह है पदार्थ की मात्रा का मात्रक। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल बराबर पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml। तो 1000 ml में विलेय के जो मोलों की संख्या, 1000 ml में विलेय के जो मोलों की संख्या है वो क्या कहलाती है? मोलरता। 1000 ml में 1000 ml का मतलब हुआ 1 लीटर। तो 1 लीटर कहो और चाहे 1000 ml कहो, बात तो एक ही है, लेकिन 1 लीटर कहेंगे तो नहीं सही रहेगा, क्योंकि हमें प्रति लीटर बोला गया है। और प्रति लीटर में जब आप अभी इसका सवाल लगाएंगे या फिर जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां आपको लीटर को ml में चेंज करना है। तो पहले ही ml में हम बात कर लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml और 1000 ml में जो मोलों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? मोलरता। ठीक है, मैं बात करता हूं कि जैसे आपने ले लिया ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपने पानी में डाल दिया। पानी का अमाउंट कितना ले रखा है आपने? 1000 ml। ग्लूकोज जो है 100 ग्राम ले रखा है आपने। तो 100 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ml में डाला तो इसके मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। और मोलों की संख्या निकाल पाएंगे तभी आप ये पता कर पाएंगे कि 1000 ml में कितना ग्लूकोज घुला हुआ है या ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो विलेन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। मोलरता होता है, देखिए विलेन 2 चीजों से बना होता है। पहला आपका हो गया विलेय, दूसरा आपका हो गया विलायक। यानी विलेय और विलायक मिलकर विलेन का निर्माण करते हैं। और जो फॉर्मूला है मोलरता का वो मैं लिखता हूं अब। मोलरता, मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M बराबर, और कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन। बटे विलेन का आयतन, बटे विलेन का आयतन। किसमें? लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। यह हो गया हमारे मोलरता का फॉर्मूला। अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। विलेय
के मोल, इसका फार्मूला होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। अभी मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल आपको लगाकर दिखाता हूं ताकि आप मेरी बात को समझ जाएं। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सवाल लगा रहा हूं, इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाता हूं। ठीक है, 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। 5.5 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें विलेय का भार क्या है। विलेय का भार विलेय का भार आपको दिया गया है 5.85 ग्राम। अब इसमें विलेय का भार तो आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना पड़ेगा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार हमको दिया है NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी जो परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या होती है 11 दूना 22 और 1 23। मैं किसी दिन इस पे कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप किसी का परमाणु क्रमांक ज्ञात रख सकते हैं या फिर कैसे उसकी द्रव्यमान संख्या को निकाल सकते हैं आसानी से। कोई वीडियो बनाऊंगा किसी दिन मैं आपके लिए ताकि आप समझ सकें। तो 23 हो गया और क्लोरीन का होता है 17, परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या होती है 35.5। 35.5 जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 3 और 2 5, यानी 58.5। ये आपका कितना हो गया 35.5 और ये 58.5। ठीक है, ये रहा विलेय का अणुभार। अब हम इसका जो आयतन है 200 ml हमें दिया गया है। आयतन कितना ml दिया गया है 200 ml। ml को किस में चेंज करेंगे लीटर में। तो 200 को हमें किससे भाग देना है 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया आपका 2, यानी ये हो जाएगा 0.20 लीटर। कितना हो जाएगा 0.20 लीटर। अब सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं हम, क्या जो इसका अणुभार आया है वो है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, मतलब विलेय का अणुभार 58.5 है। और मैंने इसको अभी इसका फार्मूला बताया है भार बटा अणुभार, तो भार भी इतना दिया हुआ है अणुभार भी इतना दिया हुआ है, तो हम तब मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या भार बटा अणुभार, यानी भार आपको दिया है 58.5, अणुभार दिया है 58.5। यहां से आपका कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब इसको अब इसी फॉर्मूले पर रख सकते हैं हम अगर चाहें तो। इसको नोट कर लीजिए और लगाते हैं फॉर्मूला इसका। मोलरता का एक फार्मूला और ये भी होता है, आप देखिए जरा, इस फॉर्मूले से लगाते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार।
विलेय का भार बटे अनुभार 1/, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का भार कितना था देखो 58.5 ग्राम। अणुभार कितना था 58.5 इंटू 1/, विलयन का आयतन जो हमने निकाला था वो कितना था 0.20। ये हमारा 5.85 था शायद, 5.85 और ये कितना आया था 58.5। अगर इसको काट दें 10 से कट जाएगा। किससे कट गया 10 से। यहां पर कितना आ गया 10। अब 10 से अगर इसको आप कट करेंगे और ये कितना आपका दिया हो 1/20, तो ये हमारा हो गया 1/2 और इनटू कितना हो गया 0.5। इंटू हमारा हो गया 1/2 इंटू 0.5। 0.1 को 1/2 से ये आ जाएगा आपका 0.5 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है नॉर्मलता। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर जाता है विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, को उस ताप पर उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एन से। तो आइए हम जानते हैं क्या है नॉर्मलता। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब आपको बताते हैं कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मलता को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है मोललता। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोललता क्या है, मोललता और मोललता दोनों चीज़ें काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर आपको ग्राम में दिया हुआ है और जो मोललता थी उसमें आपको लीटर में दिया हुआ था। तो ये ग्राम और लीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया है, वहाँ पर 1 लीटर दिया हुआ था। यहाँ पर 1000 ग्राम दिया है, वहाँ 1000 ml दिया हुआ था। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की, यहाँ पर विलयन होना चाहिए, उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। आइए इस पे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। बेसिक डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ किलोग्राम और वहाँ लीटर, यहाँ ग्राम और वहाँ ml।
मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन यहां पर जो विलयन का आयतन होगा आपका वो हमारा होगा ग्राम में, गुणे क्या लिखेंगे 100, इसको 1000 कर दो। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो बनता है m इक्वल टू विलेय के मोलों की विलेय का भार बटा अणुभार, विलेय का भार बटा अणुभार, विलेय का भार बटा अणुभार इंटू 1000 अपान विलायक का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। विलायक का भार किसमें, ग्राम में। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है या फिर मोल अंश, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के, किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहा जाता है या मोल अंश कहलाता है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है, क्यों मजा नहीं आ रहा, थोड़ा हंसो। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहा जाता है। मोल प्रभाज या मोल अंश एक घटक के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक घटक का अनुपात, एक घटक का एक घटक का अनुपात तथा विलेय और विलायक का अनुपात, तथा विलेय व विलायक का अनुपात, विलेय और विलायक का अनुपात विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इससे रिलेटेड एक सवाल लगाएंगे और आप मेरी बात तुरंत समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है, इसी मोल अंश को अब इस जैसे हमें XA पता करना है तो XA बराबर होता है NA प्लस NA प्लस NB। XA पता करना है। अगर हमको XB पता करना है तो NB बराबर हो जाएगा NA प्लस NB, जहां N क्या है, मोल, N क्या है, मोल। यानी अगर आपको किसी घटक में A का मोल अंश पता करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, B के मोल अंश को पता करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे Na अपान Na प्लस NB। अगर NB पता करना है तो आप लगाएंगे Na प्लस NB। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल बताता हूं आपको और आप आसानी से समझ जाएंगे अभी तुरंत। 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, या मोल प्रभाज होना चाहिए यहां पर, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जल का भार, हमको दिया है 72 ग्राम, जो एथिल अल्कोहल का भार है
यानी C2H5OH का भार इसने दे रखा है हमको 92 ग्राम। कितना ग्राम दे रखा है? 92 ग्राम। जल का अणुभार कितना हो जाएगा? जल का अणुभार हो जाएगा 2 + 18। 2 प्लस क्या हो जाएगा? 16 होगा। दो प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। अभी 16 क्या है? अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 8 दूनी 16, यानी कि ये हो गया हमारा 18। अब C2H5 का अणुभार अगर हम देखें, दोनों का अलग अलग करता हूं मैं। C2H5OH तो कार्बन का हो गया 12 दूना 24, हाइड्रोजन का हो गया 5, फिर इसका हो गया 16 और 1, 16 और 1 17 + 5 + 24, 17 5 22 और 24, ये हो गया 46। यानी इसका जो भार है 92 ग्राम है, और अगर हम इसका अणुभार निकालें तो ये हमारा आता है 46, और अगर इसका अणुभार निकालें तो हमारा आता है 18। ठीक है, अब जल के मोलों की संख्या पता करते हैं। जल के मोलों की संख्या, ये बताओ जल को कितना है? जल का जो भार है वो हमको दिया हुआ है 72 ग्राम मोल। जल के भार दिया हुआ है 72 ग्राम, और इसका अणुभार दिया हुआ है 18। कितना आ जाएगा? 4 मोल। कितना आ जाएगा? 4 मोल। मैं इसका मोल पता करना चाहूं तो हमको दिया है 92 ग्राम, और 92 को अगर मैं इसके मोल पता करना चाहूं तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? 92 बटा कितना आया था? 46, ये आ गया 2, यानी ये हमारा आ गया 4 मोल, और ये हमारा कितना मोल आ गया? 2 मोल। अब अगर हमें इसके मोल पता करने हैं तो कैसे? जल के मोल प्रभाज, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बढ़ा देता हूं आगे। अब हमें जल के मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज पता करना है। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, Na + NB। जल के मोलों की संख्या आपको कितनी मिली थी? 4। फिर जो जल के मोलों की संख्या है 4 और एथेनॉल के मोलों की संख्या है 2, तो 4 बटा 4 2 6, यानी 4 बटा 6 का मतलब हो गया 0.666। यानी जो हमने निकाला XA बराबर कितना आ गया? 0.666। ये H2O के लिए था। किसके लिए था? H2O के लिए था। अभी मैं दूसरा निकाल के आपको दिखाता हूं। अगर मैं XB के लिए निकालूं तो फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, NB/Na + NB। तो इसके जो मोलों की संख्या है वो 2 है, 4 + 2, यानी 2 बटा 6, और 2 बटा 6 का मतलब हो गया, यानी XB आपका आ जाएगा 0.333। ये हो गए दोनों के मोल प्रभाज। ये हमारा किसका है? एथेनॉल का। नोट कर लीजिए। इसी के साथ सबको जय महाकाल। आशा करते हैं आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, और हमारे साथ नए वीडियो पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।